बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ MTH 501 का जो लेक्चर नंबर 42 है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 41 में कहा था कि नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड आ रहा है, जो कि हमने 40 लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। तो आज मैं दोबारा आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें। बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है कि अगर हम ये कहें हमारे पास एक बहुत बड़ा रीजन हो, RN उस रीजन का मैं नाम दूंगा, उसके अंदर हम कोई एक चीज़ मुख्तस कर लेते हैं, एक इलाका मुख्तस कर लेते हैं जिसको हम W का नाम देंगे। वहाँ पर एक वेक्टर जो है क्या करेगा, उस पे प्रोजेक्शन होगी उनकी, ठीक है। जिस पॉइंट पर होगी वो पॉइंट उसके ओरिजिन से क्लोजेस्ट पॉइंट होगा और वो डिस्टिंक्ट होगा किसी पॉइंट के लिए, जिसे हम बेस्ट अप्रोक्सीमेशन का नाम देते हैं। क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक बहुत बड़ा इलाका है जिसके अंदर n रीजन्स वेक्टर्स मौजूद हो सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। इसके अंदर ये आपके पास एक W हो, जैसे कि उसने लिखा है लेट W बी अ सब स्पेस ऑफ RN, यानी ये RN हो और ये उसका W हो। इसके अंदर एक वेक्टर हो Y जो कि प्रोजेक्शन ड्रा करे उस पॉइंट पर, जिसे मैं V का नाम दूं। तो ये Y प्रोजेक्शन होगा इस V पॉइंट पे, ये Y वेक्टर है जो कि प्रोजेक्शन हुआ है उस V पॉइंट पे, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसके इस ओरिजिन से तो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये इसका क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। इसी को हम बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का नाम देते हैं कि इनके दरमियान में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये मेरे पास किसी चीज़ के प्रोजेक्शन का जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो प्रोसीजर है, इसे हम बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन आ जाता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दीज द लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉब्लम इज़ दैट no matter what x we select, the vector ax will necessarily be in column space COLA। तो स्टूडेंट हमसे वो कह रहा है कि इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नुक्ता है या पहलू है किसके अंदर, लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम के अंदर, इज़ दैट नो मैटर वाट एक्स, कि एक्स क्या है, वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। द वेक्टर ए एक्स विल बी नेसेसरी, कि उस ए एक्स को बस आपके कॉलम स्पेस ए में होना ज़रूरी है, ये डिपेंड नहीं करता कि एक्स क्या है। यानी ए आपका मैट्रिक्स हो जिसके बारे में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हो, वहाँ पे एक्स मैटर नहीं करता कि क्या है, लेकिन ए एक्स उस कॉलम स्पेस में मौजूद होना ज़रूरी है जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट होता है उस बी के लिए, जिसके इक्वल रखा जाता है। और इफ़ बी हैपन टू बी इन अ कॉलम स्पेस ए, देन बी इज़ अ ए एक्स फॉर सम एक्स जो है इज़ द लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन। उसमें से एक्स को हम क्या नाम देते हैं, लीस्ट स्क्वेयर जो है वो सोल्यूशन का। इसका सोल्यूशन अगर हम फाइंड करें, जनरल सोल्यूशन की अगर हम बात करूं लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम की, तो हमने क्या करना है, हमें अगर ए एक मैट्रिक्स गिवन हो एंड बी इज़ अबव अप्लाइंग बाय बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम स्टेट अबव टू सब स्पेस कॉलम स्पेस ए, कि बी प्रोजेक्शन जो है वो इक्वल टू किसके होता है, वो आपके पास कॉलम स्पेस ए के होगा। क्या मतलब है इसका, कि सिंस द प्रोजेक्शन ऑफ बी इन अ कॉलम स्पेस ए एक्स इज इक्वल टू बी प्रोजेक्शन, ठीक है। और अगर हमारे पास x का प्रोजेक्शन है तो वो भी इसको सेटिस्फाई कराएगा, ए एक्स का प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बी प्रोजेक्शन। और बी प्रोजेक्शन इज द क्या होगा, क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, होगा किस लिए, जब आप कॉलम स्पेस ए लेंगे बी तक।
तो उसमें जो एक्स प्रोजेक्शन होगा वो लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए। हाँ, अगर एक्स की बजाय एक्स का प्रोजेक्शन सेटिस्फाई करवा रहा हो ए एक्स प्रोजेक्शन बी को, तो फिर हम कहेंगे कि एक्स जो है वो आर एन में मौजूद भी है और लिस्ट ऑफ वेट दैट विल बिल्ड बी प्रोजेक्शन आउट ऑफ द कॉलम स्पेस। तो वो फिर आपका जो बी प्रोजेक्शन होगा वो उसके हद से बाहर होगा, किसके हद से, कॉलम स्पेस के। नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती हैं? नॉर्मल इक्वेशन भी आपके पास ऑर्थोगोनल्स के ही होते हैं पार्ट, लेकिन जिसकी डिकम्पोजिशन होती है। तो इसमें जस्ट मैं यही कहूँगा कि आपके पास ये जो एक चीज़ है ना, अगर आपके पास एक कॉलम स्पेस है, मैट्रिक्स है, तो आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप उसके प्रोजेक्शन को नॉर्मली बैंड कर देंगे। तो फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक्स और एक्स का प्रोजेक्शन मीन कि एक दूसरे का वो परपेंडिकुलर होगा। इट्स मीन दैट कि आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा वो एक दूसरे के नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो बनेगा, यानी ए ट्रांसपोज इंटू बी माइनस ए, जो कि पहले ए एक्स क्रॉस ए एक्स अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू बी था ना। तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो होगा, फिर दोनों को अलग अलग से मल्टीपल कर देंगे, फिर यही मल्टीपल वाला पोर्शन उधर आके इक्वल आ जाएगा। और इसी को ही हम नाम देते हैं कि हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होगी एक्स प्रोजेक्शन के लिए। यहाँ से मैं एक्स प्रोजेक्शन को फाइंड आउट भी करूँगा, जो कि मेरे पास लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन भी होगा। तो बजाय मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के, मैं आपको डेफिनेशन पे ले चलता हूँ कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो एम क्रॉस एन का, जिसमें लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन की अगर हम बात करें, एक्स इज इक्वल टू बी वेयर एक्स प्रोजेक्शन इन आर एन सच दैट, तो ये जो मैंने आपको बताया था बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का फार्मूला है। अगर हम किसी चीज़ में से लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन निकालेंगे, यानी एक्स का प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यह थ्योरम भी आपको यही चीज़ बताएगा कि अगर हमने निकालना है तो हमने ये थ्योरम अप्लाई करना है। अभी करना कैसे स्टूडेंट अप्लाई, मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ पहले, बाद में फिर आप इसको थ्योरम की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन एंड इट्स एरर फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है। आपने फाइंड द लीस्ट स्क्वेयर सोल्यूशन, यानी आपने एक्स प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले, जबकि आपके सामने फार्मूला है अभी, तो देखें उसके लिए आपके पास जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है ना, आपने ए का ट्रांसपोज भी निकालना है, फिर उस ट्रांसपोज के साथ आपने ए को मल्टीपल भी करना है, जो कि लेफ़्ट साइड का प्रोसीजर होगा। फिर आपने ए के ट्रांसपोज के साथ बी को मल्टीपल भी करना है, ठीक है। अब ये दोनों साइडें कवर हो जाएंगी। फिर आपके पास जो ए का ट्रांसपोज और ए है, ठीक है, आपने इसी का इस तरफ आने के बाद इन्वर्स कर देने, फिर इधर सिर्फ एक्स प्रोजेक्शन रह जाएगा, वही हमने फाइंड करना है, ठीक है। हम साथ साथ देखते जाते हैं। देखिए उसने ए का ट्रांसपोज लेके उसको ए से मल्टीपल कर दिया, फिर ए के ट्रांसपोज को बी के साथ भी मल्टीपल कर दिया, फिर दोनों को वहाँ पे वैल्यू लिख दिए। फिर जो 17, 1, 5, ये आपका ए के ट्रांसपोज को जब बी से मल्टीपल किया तब का आंसर है। फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, वो इधर आके लिख दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसने ए ट्रांसपोज ए का इन्वर्स लिया। इन्वर्स लेना आता है ना स्टूडेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो उसके बाद उसने बी के साथ मल्टीपल कर दिया, ए ट्रांसपोज बी के साथ, सॉरी। तो फिर जो आपका आंसर आया है वो आपका क्या हुआ है, ये आपका प्रोजेक्शन आ चुका है जी। सॉरी, लीस्ट स्क्वेयर प्रॉब्लम जो है वो फाइंड हो चुका है। अब आपने बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन के मुताबिक आपने क्लोजेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला आपका बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम का बी माइनस ए एक्स प्रोजेक्शन। तो एक्स प्रोजेक्शन तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया, अब आपने इसको ए के साथ दोबारा से मल्टीपल करना है ताकि आपको ए एक्स प्रोजेक्शन मिल जाए। फिर आपने बी से सब्ट्रैक्ट भी करना है, जो कि उसने इस स्टेप में किया है। फिर जो आंसर आएगा, चूँकि उसके ऊपर मोड लगा हुआ है, तो आपने इनका मोड ले लेना है।
ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स था, एक बी मैट्रिक्स था। हमने क्या किया, हमने ए का ट्रांसपोज ए के साथ भी मल्टीपल करके निकाला, ए के ट्रांसपोज को बी के साथ भी मल्टीपल करना है। फिर ए ट्रांसपोज ए जो है वो ए ट्रांसपोज बी की तरफ इन्वर्स होके आ जाता है। फिर उसके बाद आपको एक्स प्रोजेक्शन मिल जाता है, और फिर आपने ए के साथ मल्टीपल करके बी माइनस ए एक्स प्रोजेक्शन निकालना होता है, जिसका आपने फिर बाद में मॉड ले लेना है। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा लीस्ट मीन स्क्वायर के वैल्यू का बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मेथड जिसे बोलते हैं, उसके मुताबिक सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द जनरल लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो आप देख सकते हैं आपको ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। आपने क्या करना है, थ्योरम आपको पता है, आपने ए के ट्रांसपोज के साथ ए को मल्टीपल करना है, बी के साथ भी मल्टीपल करना है, ठीक है ना। फिर ए ट्रांसपोज वाला उधर आके माइनस होकर आपका एक्स प्रोजेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें उसने सिर्फ एक्स प्रोजेक्शन के तक की बात की थी कि जनरल सोल्यूशन, जनरल स्क्वायर आपने निकालना है, जनरल फॉर्म तक ही बता देना है, आगे सॉल्व नहीं करना, उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। तो आपने एक्स प्रोजेक्शन तक निकाला और वहाँ पे उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट थ्योरम आ जाता है आपके पास, जो मैंने आपको भी बताया था कि एक्स प्रोजेक्शन जब निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज ए इधर आके इन्वर्स हो जाता है। इसी के बारे में थ्योरम है कि द मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए इज़ इन्वर्टिबल। कब होगा, जब आपका ए जो है इन्वर्ट लीनरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हुआ तो फिर तो हम ए ट्रांसपोज ए वाला चक्कर नहीं ना कर सकते, फिर तो हमें इन्वर्स ही नहीं मिलेगा। लिहाजा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन दिस केस ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ ओनली लीस्ट स्क्वायर, तभी हमारे पास फाइंड होगा अगर वो इन्वर्टिबल होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एग्जाम्पल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन टू फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिर ए x1 x2 x3 दिए हुए हैं और हमें b गिवन है। बिल्कुल उसी तरह से हमें पता चल गया कि हमने x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, हम a का ट्रांसपोज लेंगे, a के साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। फिर b के ट्रांसपोज को b के साथ मल्टीपल करेंगे। फिर x प्रोजेक्शन निकालने के लिए a का ट्रांसपोज और a उधर आके इन्वर्स हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे 3 9 -5 इनके साथ मल्टीपल होने के बाद आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर एरर। आपने भी यहाँ पे भी वही काम करना है। आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले आपको ए एक्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है, आपने पहले एक्स का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, निकाल लेना है। फिर एक्स का प्रोजेक्शन जब आप निकाल लेंगे, यहाँ से ये उसने डायरेक्ट लिख दिया है, पहले आपने एक्स का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वैसे ही कि इसको ट्रांसपोज लेंगे ए का ए के साथ, ठीक है, फिर बी के साथ, फिर उसके साथ इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, वहाँ से एक्स प्रोजेक्शन मिल जाएगा। फिर ए से मल्टीपल करेंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा आपने बी माइनस ए का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना होता है, जो कि बेस्ट अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन के मुताबिक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट होती हैं, जिसमें हम एरर भी बता देते होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है आपके पास, जो भी आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें, इसका मॉड लें मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास ये जो आंसर आता होता है ना, ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होता है कि हमारे पास जो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आ सकता है उन तमाम तर चीज़ों का, जिसमें हम एरर्स की भी बात करें बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है जिसमें, क्योंकि हम जब डीकम्पोजिशन करते हैं हमारे पास काफ़ी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी में उसने जैसे बताया भी है कि गिवन अगर हमें कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, जिसमें हमने ये 40 लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि A इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, जो कि फैक्टराइजेशन होती है क्यू और आर। तो ये भी यूनिक होते हैं हमारे पास कि अगर हम इनके ट्रांसपोज के साथ यानी कि आर इनवर्स और क्यू का ट्रांसपोज बी की बात करें, तो ये भी हमारे पास प्रोजेक्शन का अनदर मेथड है फॉर फाइंड, ठीक है।
सो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया है, ए हमें गिवन है, बी गिवन है, आपने पहले क्यों निकाला है। तो स्टूडेंट याद है ना आपको क्यों कैसे निकालते थे। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो फिर मैं आपको 40 लेक्चर की दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ कि इसमें हमारे पास जो वेक्टर गिवन होता था, ये उसके तीनों पार्ट x1 x2 x3। आपने x1 आपका v1 के इक्वल होता है, आपने v2 निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करना होता था, जिसमें x2 माइनस x2 v1 बाय v1 v1 साथ में v1, वो याद है ना फार्मूला आपको। उससे फिर आप क्या करते थे, v1 v2 v3 निकालते थे, जो कि आपके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती थी, सॉरी ऑर्थोगोनल बेसिस होती थी। फिर उसमें से आप उनका यूनिट वेक्टर और उनके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके आप क्या करते थे, वहाँ से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालते थे, और उनका जो सेट होता था वो हमारे पास क्यू सेट होता था। याद आ रहा है ना, जो हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस के बारे में भी हमने बताया था, वहाँ पे इसी मेथड के फिर हम इसी का ट्रांसपोज लेते थे, और इसको जब ए से मल्टीपल करते थे तो हमें आर मिल जाता था। ठीक है, और फिर इसी क्यू के ट्रांसपोज के साथ हम जब बी मल्टीपल करते हैं तो हमें एक और चीज़ मिलती है। फिर हम इसको इस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ से भी हम एक्स प्रोजेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि आर एक्स प्रोजेक्शन इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज बी। तो फिर आर इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, आपको एक्स प्रोजेक्शन भी इजीली फाइंड आउट हो जाता है। ये अनदर मेथड है आपके पास एक्स प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने का। तो आपको अगर नहीं याद क्यू आर वाला सेटअप, तो आप देख सकते हैं जाके कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है, इससे जो आपका लेक्चर नंबर 40 था उसमें मैंने ये चीज़ें आप लोगों को बताई थी, जिसका लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास फाइंड द लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप देखें क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होगा। देखिए उसने इस क्वेश्चन में वो मेथड दोबारा से अप्लाई करके बता दिया, जो कि मैं आपको बता रहा था अभी कि आपने उस लेक्चर में देखा है। आपने ए वाला मैट्रिक्स जो है वहाँ पे आपके x1 x2 मौजूद है, और वहाँ पे v1 आपका x1 ही होता है, x2 आप निकाल लेते थे। फिर वहाँ से v1 v2 जो ऑर्थोगोनल बेसिस होती थी, आप उनके यूनिट वेक्टर से यानी उसी के साथ उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके आप उनके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाते थे। फिर उनका सेटअप जो बनता था वो आपका क्यू होता था। फिर आप उसके ट्रांसपोज को ए के साथ में मल्टीपल करके आंसर निकालते थे, बी के साथ में मल्टीपल करके आंसर निकालते थे। फिर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आप उनको इक्वल करते हुए यहाँ से एक्स प्रोजेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये लेक्चर बहुत ही आसान लगा होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।